हेलो फ्रेंड्स, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ये फर्स्ट पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसमें दिखाऊंगा कि ये किस टाइप से इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं इस साल, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पत्र है। इसको आप लोग देखिए, हमारे साथ मिलके इसको डिस्कस कीजिए। तो चलते हैं, इस देखते हैं आज का पेपर कैसा आया है। ठीक है, तो इसमें जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो मैंने अपने एक फ्रेंड से मांगा है इसको। तो क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। ये जो है ये सी है, ठीक है, सी सीरीज़ है इसकी। और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे उसने भेजे हैं, लेकिन हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं इसके हिसाब से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। अभी इतनी जल्दी इसके आंसर्स तो नहीं मिल पाए हैं, इसको ढूंढना पड़ेगा काफ़ी। और पहले अगर आंसर दो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है जल्दबाजी में, इसलिए इसके आंसर अभी नहीं है। बाद में इसको, जब ये दोनों पेपर सही से हो जाएंगे, फिर इसको सर इसको सही से इसको डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको सिर्फ इसका पेपर दिखा देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आया, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, इनमें से कौन से सही है, यहाँ पे है। अगला इधर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। ठीक है, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली तथा कृषि ऋण की माफ़ी, सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। ये इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बाद है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे खेती में बायोचार का भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। ये देखिए, ये ब्याज आज क्या से संबंधित है। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। ठीक है, इसके ऑप्शंस में क्या दिया गया है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिमों को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसका ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन कूट वाले दिए गए हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सिर्फ अभी इसको सिर्फ इसके क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से लिए गए हैं। ठीक है, और इसमें अगला है, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है। कृषि के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो आप लोग इसको देख के एक अंदर इसका वो आकलन कर सकते हैं कि ये किस लेवल का पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पे महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें भी कथन पूछा गया है। OMT मतलब यही, ठीक है, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 29 मीटर पर होती है। दूसरा है, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ठीक है, इसमें भी कूट कूट से इसका उत्तर चुनना है। नेक्स्ट है, इधर देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। इसमें है बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट। ठीक है, भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। इसमें भी सारे कूट से ही संबंधित है क्वेश्चन यहाँ पे। और इधर देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।
दूसरा है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। थर्ड है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। ठीक है, इसमें भी कथन कथन से ही चुनना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ठीक है, ये यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इधर पूछा गया है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है, दूसरी तरफ वर्तमान राज्य। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेसर उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध स्थल है और इधर वर्तमान राज्य, किस राज्य से वो संबंधित हैं, इसमें पूछा गया कौन से सही हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। थर्ड है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन, इसमें भी चुनना है। इसके बाद है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो या ये देखिए हिमनद से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, भूगोल से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तब इसको विस्तृत रूप से इसकी जो एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक इसको ऐसे देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तर गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये हो गया, ये चक्रवात से संबंधित है। अगला है, इधर 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य है उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन ढूंढना है। और अगला है 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको देखते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश, ये गुप्त राजवंश है। गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। ये गुप्त वंश से पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। कृषि में शून्य जुताई मतलब जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। ठीक है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। इसमें कृषि से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, ठीक, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन, श्रीशैलम या सुंदरबन। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्यान और अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन 1-2 आए हैं इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। कच्चे माल के रूप में किनका प्रयोग होता है। कशावा, क्षतग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू या चुकंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसमें भी कथन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक। पाला जो सर्दियों में पड़ता है। ठीक है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों, ठीक है, लगभग 7 महीने,
ठीक पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसकी नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना या चाय? ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसमें चाय ही होगा जहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है? इसको देख लेते हैं। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होते हेतु किए गए प्रयास, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिन्ह। ठीक है, कार्मिक कार्बन के सामाजिक मूल्य। ठीक है, ये यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें है सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। ठीक है, समरसेबल के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें भी कथन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वड चिप सेटलिंग्स, ठीक है, जब वड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेंटर्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। और फोर्थ है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो ये गन्ने से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर अब 21 देख लेते हैं। इसमें है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवाजक, श्रमण और उपासक। इसमें है, परित्यागी व भ्रमणकारी, उच्च पद प्राप्त पुजारी और बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। इसमें ये वो पूछा गया है कि इतिहास, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इस पर विचार करना है, तो कौन से सही हैं इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ठीक है, ये तो सही है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। इसमें भी आपको कथन चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इधर दूसरी साइड, इधर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धति को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविध रूपण, शिव आधिक्य, सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर कृषि। इसके अलावा इधर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रांगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है या उभयचर है? इधर क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? ऑप्शंस हैं, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ठीक है, भारतीय अनूप मृग मतलब बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मृदु भलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र, स्लैग, शीत मिश्रण,
एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसके बाद इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये भी सारे इसमें कोड में ही क्वेश्चन दिए जाते हैं वैसे ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है 91, इसको देख लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। राज्य निजी निगमों के से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है सर। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? MPLADS निधि टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। थर्ड है MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों को जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान के उद्देश्य द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इतने क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद 76 को देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देवसर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। इस पुस्तक ने विदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। इसमें भी कथन को चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा वलंगर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी या भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द क्या निर्देश करते हैं? भूमाप, विशिष्ट मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान। अब यहाँ पे गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? किस शासक ने? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा था? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने या कृष्णदेव राय ने। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, इसमें है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
किस लिए की थी? उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। यह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, या फिर वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना किस लिए की थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रक रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ठीक है, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ठीक है, इसमें भी कूट से ही आंसर को चुनना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महाउपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 में मापिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 या 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। उल गुलान, ठीक है, या महान उपद्रव। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 63। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, मतलब नुकसान हुआ, कमी हुई, खेती में नुकसान हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इसके बाद प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 66 में पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से चुनना है। इसमें पुष्यमित्र शुंग से तो पतंजलि थे। ठीक है, तो इसमें केवल 3 ही होना चाहिए जहाँ तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं? परिवारों का बकाया ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। इसमें वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के माल का निर्यात भारत के आयात से कम है। भारत के लोहे व इस्पात, रासायनिक उर्वरकों और मशीनों का आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये व्यापार से संबंधित क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? ठीक है, परमाणु से संबंधित है। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ घरेलू आपूर्ति का। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और कुछ अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। इसमें से आंसर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यहाँ पे व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, पहला कथन है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाला आयात पर परिमाणात्मक निबंधन निर्दिष्ट होते हैं। ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला द बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा तत्वों की, या यूरेनियम की? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, या उपभोक्ता सहायिका? ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर 35 देख ले। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं?
अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो यही होगा G20 में। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड से है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? फॉर्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, या फिर परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतगार सुविधा की स्थापना के लिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दूसरा है, अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। तीसरा है, शीघ्रावधि द्रव्य अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। और चौथा है, शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारियों बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालिक बांड है। क्वेश्चन नंबर 40 है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है, उसमें कहाँ जाकर गिरती हैं? मेकोंग अंडमान सागर में, थेम्स आयरिश सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर और जम्बेजी हिंद महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा आधारभूत संरचना, या दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन के किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीथीन के निर्मित उत्पादों का उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समांतर अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिकाएं भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। थर्ड है, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसदानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसदानियां होती है। ये बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? ठीक है, इसमें जो है उसमें देखिए, अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समय पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, या मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासिदार राज्य का नामित राजस्व दाता।
यहाँ पे भी युग्मों को सही सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन और औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उपयोग उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। ब्रिटिश उत्पादों के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ठीक है, ये 73 हो गया। 74 को देख लेते हैं। भारत के इतिहास के में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इसमें क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या है? भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अगला क्वेश्चन 75 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाने वाला परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। हुंडी के स्वरूप की परिभाषा कौन इसमें से बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूण में विकास या संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? VLC 375 से 380 nm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। VLC की दीर्घ परासी प्रकाश बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, या VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियाँ और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट के से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। क्वेश्चन नंबर 70 है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रण नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 8-10 क्वेश्चन बचे होंगे। इसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें समानता क्या है इन दोनों में? यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज है, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति या आर्थिक नियतिवाद। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है,
83 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। इसमें आपको कथन चुनना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत का संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यहाँ पे लगभग संविधान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक संभाव त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? वायेजर 2, न्यू हाराइजन, लीसा पाथफाइंडर या इवोल्ड लीसा। ठीक है, ये अंतरिक्ष से संबंधित है, स्पेस से संबंधित है क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा है व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। थर्ड है मानव प्रेरित बहुशक्ति स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52। ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, मतलब पीड़कनाशी छिड़कना। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूनों को एकत्र करना। तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो अन्य औषधि प्रतियोगी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं, मतलब एलर्जिक। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। यहाँ पे भी कूट से आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। निम्न मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन और इधर उससे संबंधित विषय है। अल्मा आटा घोषणा, हेग समझौता, तलानोवा संवाद, अंडर 2 गठबंधन, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, बाल अधिकार। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट पेज है, इसमें देख लेते हैं। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को।
क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत होता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 और 90 देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष के दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सीरीज सी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ पे सिर्फ इससे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है कि किस टाइप से ये पेपर आज का आया है, और जब इसकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब इसको विस्तृत रूप में इसको डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि इसके सारे आंसर्स इसके एक्सप्लेनेशन के सहित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये इसलिए है कि आप लोग इसका आकलन कर सकेंगे कि पेपर कैसा आया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।